स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th NCERT साइंस का 5th चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हम क्लास 9th बायोलॉजी का बेसिक चैप्टर भी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम बेहतरीन एनिमेशन और कॉन्सेप्ट की मदद से पूरे के पूरे चैप्टर को कम से कम समय में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वह है कि कोशिका क्या है, यानी व्हाट इज सेल। तो हम सबने पढ़ा ही है कि कोशिका पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। देखो, संरचनात्मक इकाई का मतलब होता है कि पृथ्वी पर हम जितने भी जीवित जीवों को देखते हैं, फिर चाहे वो छोटे से छोटे जीव ही क्यों ना हो, जो हमें हमारी नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देते, जैसे कि बैक्टीरिया, और फिर चाहे वो बड़े से बड़े जीवित जीव ही क्यों ना हो, जैसे कि मानव। तो इन सभी जीवित जीवों के शरीर की संरचना को अगर हम देखेंगे तो वो कोशिका की बनी होती है। कुछ जीवित जीव ऐसे होते हैं जिनका पूरा का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। इनको हम एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि अमीबा। जबकि कुछ जीवित जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं का बना होता है। इन्हें हम बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि मानव। इन बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं वह आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं, और जो ऊतक होते हैं वह आपस में मिलकर अंग बनाते हैं, और जो अंग होते हैं वह आपस में मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। फिर कई अंग तंत्र आपस में मिलकर पूरा का पूरा जीव बना देते हैं। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जो पूरा का पूरा जीव है, इसकी जो संरचनात्मक इकाई है वो कोशिका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो ईंट होती है। अब बात करते हैं क्रियात्मक इकाई के बारे में। असल में इन जीवित जीवों के अंदर जो भी क्रियाएं हमें दिखाई देती हैं, फिर चाहे वो पाचन हो, फिर चाहे वो श्वसन हो, फिर चाहे वो उत्सर्जन हो, फिर चाहे वो जनन हो, ये जो सारी की सारी क्रियाएं हैं, अगर हम इनकी गहराई में जाकर देखेंगे तो ये असल में कोशिका के द्वारा ही हो रही होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सभी जीवित जीवों में जो क्रियात्मक इकाई है वह भी कोशिका है। अब बात करते हैं कोशिका की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। सन 1665 में इंग्लिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल से मिलने वाले एक पदार्थ कॉर्क की पतली परत को जब अपने खुद के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा तो माइक्रोस्कोप में उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं देखने को मिली, जो कई छोटे छोटे खानों से मिलकर बनी थी। रॉबर्ट हुक ने इन खानों के लिए कोशिका यानी सेल शब्द दिया। असल में सेल लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है ए लिटिल रूम यानी छोटा कमरा। इस घटना के बाद ही रॉबर्ट हुक कोशिकाओं को देखने वाले पहले वैज्ञानिक बन गए। पर बड़ी मजे की बात है कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की परत को अपने माइक्रोस्कोप से देखने पर जिन कोशिकाओं को देखा वो मरी हुई कोशिकाएं थीं, क्योंकि पेड़ की छाल में जो कॉर्क की कोशिकाएं होती हैं वो परिपक्व हो जाने पर मर जाती हैं। और फिर आता है सन 1674 जिसमें एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिनके पास रॉबर्ट हुक की तुलना में एक बेहतरीन माइक्रोस्कोप मौजूद था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जब अपने माइक्रोस्कोप में तालाब के पानी को देखा तो तालाब के पानी में इन्हें रॉड के समान संरचनाएं देखने को मिली। यह रॉड के समान संरचनाएं कोई और नहीं बल्कि बैक्टीरिया थे, और हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी बैक्टीरिया का जो शरीर है वह एक कोशिका का बना होता है। और इस घटना के बाद सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जीवित कोशिका को देखने वाले पहले वैज्ञानिक बन गए, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को देखा था वो मरी हुई कोशिकाएं थीं। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी के बारे में। तो सन 1838 में वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडन ने कई सारे पौधों का विश्लेषण किया, और फिर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सारे के सारे पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनके एक साल बाद यानी 1839 में वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने कई सारे जानवरों के शरीर का विश्लेषण किया, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सारे के सारे जानवर भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और चीज नोटिस की कि जंतु कोशिका में सबसे बाहर की तरफ एक पतली परत मौजूद है जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इन्होंने एक चीज और नोटिस की कि पादप कोशिका में इस पतली परत के अलावा भी एक परत और मौजूद है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं।
जो कि जंतु कोशिकाओं में मौजूद नहीं है। फिर 1839 में ही इन दोनों वैज्ञानिक थियोडर स्वान और मैथियस स्लाइडन ने आपस में मिलकर एक सिद्धांत दिया जिसे कोशिका सिद्धांत कहा गया, जिसका कहना था कि सारे के सारे जीव, फिर चाहे वो पौधे हों फिर चाहे वो जंतु हो, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। अच्छा, एक चीज तो अब क्लियर हो गई कि सारे के सारे जीवित जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, पर अभी भी वैज्ञानिकों को एक चीज को लेकर कंफ्यूजन था कि ये कोशिकाएं आती कहां से हैं। तो इसके विषय में कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि ये कोशिकाएं निर्जीव पदार्थों से अपने आप पैदा हो जाती हैं। फिर बाद में सन 1855 में वैज्ञानिक रुडोल्फ बिरकोव ने यह क्लियर किया कि ये जो कोशिकाएं होती हैं वह पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही आती हैं, निर्जीव पदार्थों से नहीं। और इसके साथ ही रुडोल्फ बिरकोव ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम आकार दे दिया। अंतिम कोशिका सिद्धांत के 2 पॉइंट बन गए। पहला कि सारे के सारे जीवित जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और दूसरा नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही आती हैं। अब बात करते हैं कोशिकाओं की आकृति एवं आकार के बारे में। तो देखो, आकृति एवं आकार की बात की जाए तो आकृति एवं आकार में कोशिकाएं विभिन्न आकृति एवं आकार की होती हैं। साधारणतः अगर हम एक बैक्टीरिया को देखें और हम अमीबा को देखें और मानव में ही अलग अलग अंग की कोशिकाओं को देखें तो ये तो साफ हो ही जाएगा कि यह तो होता ही है कि अलग अलग जीवों की कोशिका आकृति एवं आकार में अलग अलग होती है। ऐसा भी होता है कि बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग अंगों की कोशिकाएं आकृति एवं आकार में अलग अलग होती हैं। जैसे अगर हम मानव के शरीर को देखें तो मानव शरीर में जो तंत्रिका कोशिका है वह लंबी और शाखा युक्त होती है, जबकि दूसरी तरफ जो हमारी आरबीसी यानी जो रक्त कोशिकाएं हैं वह गोल होती हैं। किसी भी कोशिका का आकृति एवं आकार क्या होगा यह निर्भर करता है कि वह कोशिका कार्य क्या कर रही है। जैसे तंत्रिका कोशिका का कार्य होता है कि उसे सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, तो फिर इस वजह से वह लंबी होती है। अब बात करते हैं कोशिका के संरचनात्मक संगठन की। कहने का मतलब कोशिका की संरचना कैसी होती है, कोशिका किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, या अगर हम कोशिका के अंदर जाएं तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जब हम कोशिका के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमारा सामना होता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली से। अब अगर कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। मतलब प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली परत है। पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारी पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें प्लाज्मा झिल्ली से भी बाहर की तरफ एक परत मौजूद होती है जिसको हम कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहते हैं, जो कि पादप कोशिकाओं के केस में सेलुलोज की बनी होती है। यानी पादप कोशिकाओं के केस में सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली न होकर कोशिका भित्ति होती है, जबकि हम जानते हैं कि जो हमारी जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यानी हमारी जंतु कोशिकाओं के केस में जो सबसे बाहरी परत है वो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होती है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कोशिका झिल्ली कोशिकीय पदार्थों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। मतलब जो कोशिका झिल्ली या जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिकीय पदार्थ, मतलब जो कि कोशिका के अंदर जो चीजें मौजूद हैं जैसे कि कोशिकीय द्रव्य, जैसे कि केंद्रक, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि हरित लवक, यह सब जो कोशिकीय पदार्थ हैं उसको कोशिका के बाहरी वातावरण से अलग करने का काम करती है। तीसरा पॉइंट आता है क्योंकि यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और इसका स्वभाव लचीला होता है, और इस लचीलेपन के कारण ही कोई भी कोशिका अपने चारों तरफ मौजूद खाद्य पदार्थ यानी फूड पार्टिकल्स या फिर अन्य पदार्थ को अपने अंदर निगल पाती है। जैसे अगर हम एक उदाहरण से समझें तो जो अमीबा है वह अपने चारों तरफ में मौजूद खाद्य पदार्थ को अपने अंदर निगलने के लिए अपने पदार्थ को फैलाता है, और फिर इन पदार्थ की सहायता से वह अपने चारों तरफ में मौजूद खाद्य पदार्थों को अपने अंदर निगल पाता है। मतलब जो अमीबा है वह अपने पदार्थों को फैला पाता है क्योंकि जो कोशिका झिल्ली है उसका स्वभाव लचीला होता है। अमीबा में इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। अब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कुछ चयनित पदार्थों को ही अपने आर पार आने देती है।
जबकि इन चयनित पदार्थों के अलावा जो भी पदार्थ हैं उनको अपने आर पार नहीं होने देती है। अब बात करते हैं कि यह जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है, जो कि एक चयनित पारगम्य झिल्ली है, इसके पार जो पदार्थ होते हैं वो इसके पार कैसे आते हैं। आओ अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों के आर पार की, और फिर हम बात करेंगे जल के आर पार की। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैसों की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन गैसें होती हैं वो विसरण के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के आर पार आती हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यह विसरण क्या चीज है। तो विसरण वह क्रिया है जिसमें पदार्थ के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। मतलब अगर कोई भी पदार्थ अपने उच्च सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर गति करता है तो वह विसरण कहलाता है। उच्च सांद्रता का मतलब है वो स्थान जहाँ पर उस पदार्थ की जो मात्रा है वो ज्यादा है, और कम सांद्रता यानी निम्न सांद्रता का मतलब है वह स्थान जहाँ पर उस पदार्थ की मात्रा जो है वो कम है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक स्थान है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की जो सांद्रता है वह ज्यादा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु की जो मात्रा है वह ज्यादा है। और दूसरी तरफ यह एक स्थान है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की सांद्रता कम है। अब होगा क्या कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं वो अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की तरफ गति करेंगे, और यही गति तब तक होगी जब तक दोनों स्थान पर जो कार्बन डाइऑक्साइड अणु की जो सांद्रता है वो बराबर ना हो जाए, और इस क्रिया को ही हम विसरण कहेंगे। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। सपोज करते हैं कि यह एक प्लाज्मा झिल्ली है, और जो यह वाली साइड है वो प्लाज्मा झिल्ली की बाहरी साइड मतलब चारों तरफ वाली साइड है, और जो प्लाज्मा झिल्ली की अंदर वाली साइड है मतलब जो कोशिकीय पदार्थ वाली साइड है, कोशिकीय द्रव्य वाली साइड है। अब सपोज करते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस के जो अणु की सांद्रता है वो बाहर वाली साइड पर ज्यादा है, जबकि अंदर वाली साइड पर ऑक्सीजन गैस के अणु की सांद्रता कम है। वहीं दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु की सांद्रता अंदर साइड पर ज्यादा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु की सांद्रता बाहर साइड पर कम है। तो होगा ये जो हमारे ऑक्सीजन गैस के जो अणु हैं वो अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करेंगे, यानी बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड की ओर गति करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु हैं वो अपनी उच्च सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करेंगे, मतलब कोशिका की अंदर वाली साइड से कोशिका की बाहर वाली साइड की ओर गति करेंगे, और इसी क्रिया को हम विसरण कहेंगे। तो एक चीज तो साफ हो गई कि जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है उसके आर पार ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन गैसेस की गति होती है वो सरल विसरण के द्वारा होती है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी कई बार विसरण की प्रक्रिया को होता हुआ देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम अपने कमरे के किसी कोने में एक अगरबत्ती को लगा देते हैं तो कुछ समय बाद उसकी महक पूरे कमरे में फैल जाती है। यह विसरण का ही एक उदाहरण है। असल में आप अपने कमरे के जिस कोने में अगरबत्ती को लगाते हैं उस कोने में अगरबत्ती के धुएं के अणु की जो सांद्रता है वो ज्यादा होगी, जबकि पूरे कमरे में जो अगरबत्ती के अणु हैं उनकी सांद्रता कम होगी, और इस वजह से अगरबत्ती के धुएं के जो अणु हैं वो अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से यानी कोने से अपने कम सांद्रता वाले स्थान यानी पूरे कमरे की ओर गति करेंगे। और हमें पता है कि जब भी कोई पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करता है तो उसको विसरण कहते हैं। अब बात करते हैं जल की गति की, यानी जल जो है वह प्लाज्मा झिल्ली के पार कैसे गति करता है। अगर जल की गति की बात करें तो जल प्लाज्मा झिल्ली के पार परासरण की क्रिया द्वारा गति करता है। और अब सवाल यह उठता है कि यह परासरण क्या है। तो देखो, परासरण यानी जब कोशिका में जल के अणु अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करते हैं तो ऐसे विसरण को ही परासरण कहते हैं। यानी कि जो परासरण है वह विसरण क्रिया का ही एक स्पेशल केस है जिसमें दो स्थिति होनी चाहिए। पहली कि जो विसरण होना चाहिए वो जल के अणु का होना चाहिए, और दूसरी स्थिति है कि जल के अणु का विसरण कोशिका झिल्ली के पार होना चाहिए। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक जंतु कोशिका है और हमने क्या किया, इस जंतु कोशिका को अति परासरणदायी विलयन के अंदर डाल दिया।
अब सवाल यह उठता है कि यह अति पराशरदावी विलयन क्या होता है। तो देखो, अति पराशरदावी विलयन को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि विलयन क्या चीज होता है। तो देखो, जब हम किन्हीं दो पदार्थों को एक दूसरे से मिक्स करते हैं और इस तरीके से मिक्स करते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाए। उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास एक पदार्थ जल है और दूसरा पदार्थ मेरे पास शुगर है यानी चीनी है या फिर नमक है, और हमने क्या किया कि जो शुगर है उसको जल के साथ में मिक्स किया, तो हम जानते हैं कि ये जो शुगर है वो जल के अंदर घुल जाती है। तो इस तरीके से विलयन तैयार होता है। अब अति पराशरदावी विलयन वो विलयन है जिसकी सांद्रता कोशिका के अंदर जो कोशिकीय पदार्थ है उसकी सांद्रता से ज्यादा है। सीधी भाषा में कहें तो अति पराशरदावी विलयन वो विलयन है जो कोशिका के अंदर कोशिकीय पदार्थ से गाढ़ा होता है। मतलब अति पराशरदावी विलयन में जो जल की मात्रा है वो कम होती है। अब जब हम किसी जंतु कोशिका को अति पराशरदावी विलयन के अंदर डालते हैं तो चूंकि जंतु कोशिका के अंदर जो कोशिकीय पदार्थ है उसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा है, और जबकि यह जो अति पराशरदावी विलयन है इसके अंदर जल की मात्रा कम है, और हमें पता है कि जल के अणु अपनी अधिक मात्रा वाले स्थान से कम मात्रा वाले स्थान की ओर गति करेंगे, यानी कोशिका जो है वह सिकुड़ जाएगी। यानी अब इस क्रिया को अगर आप देखें तो यहाँ पर जल के अणु का विसरण हो रहा है। तो क्या यहाँ पर जल के अणु का विसरण चयनित पारगम्य झिल्ली के पार हो रहा है? हाँ, हो रहा है। यानी कि क्या ये पराशर का उदाहरण है? हाँ, यह पराशर का उदाहरण है। पर क्योंकि यहाँ पर जो जल के अणु हैं वह कोशिका से अति पराशरदावी विलयन की तरफ गति कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो कोशिका है वह सिकुड़ रही है, इसलिए ये पराशर का उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ जब हम जंतु कोशिका को एक ऐसे विलयन के अंदर डाल देते हैं जिस विलयन की सांद्रता जंतु कोशिका के अंदर जो द्रव्य है उसकी सांद्रता से कम होती है, यानी कि अल्प पराशरदावी विलयन के अंदर, तो फिर अल्प पराशरदावी विलयन में जल के अणु की जो मात्रा है वह अधिक है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर जो कोशिकीय द्रव्य है उसके अंदर जल के अणु की मात्रा कम होती है। और इस केस में जो जल के अणु हैं वो अल्प पराशरदावी विलयन से कोशिका के अंदर की तरफ गति करेंगे, जिस वजह से जंतु कोशिका फूल जाएगी। तो क्या इस केस में जल के अणु का विसरण हो रहा है? क्या इस केस में भी जल के अणु का जो विसरण है वो प्लाज्मा झिल्ली के पार हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो मतलब ये भी पराशर का ही उदाहरण है। पर क्योंकि इस केस में जो जल के अणु हैं वह अल्प पराशरदावी विलयन से जंतु कोशिका के अंदर की तरफ गति कर रहे हैं, जिससे कि जंतु कोशिका फूल रही है, और इस वजह से यह अंतः पराशर का उदाहरण है। अब अगर हम इस जंतु कोशिका को एक ऐसे विलयन के अंदर डाल देते हैं जिस विलयन की सांद्रता जंतु कोशिका के कोशिकीय द्रव्य की सांद्रता के बराबर है, यानी कि इस विलयन में जो जल की मात्रा है वो कोशिका के कोशिकीय द्रव्य में जल की मात्रा के बराबर है, तो उस केस में जल की गति नहीं होती है, यानी जल विसरण नहीं होता है, यानी पराशर नहीं होता है, यानी कोशिका का जो आकार है वह बदलता नहीं है। और इस तरीके के विलयन को जिसकी सांद्रता जंतु कोशिका के कोशिकीय द्रव्य की सांद्रता के बराबर हो हम समपराशरी विलयन कहते हैं। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली के कार्यों यानी द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो अगर सबसे पहले कार्य की बात करें तो क्योंकि कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है, तो यह कोशिका के अंदर जो कोशिकांग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, तो इन सभी कोशिकांग को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा कार्य, क्योंकि कोशिका झिल्ली चयनित पारगम्य झिल्ली है, तो इस वजह से कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर आने वाले या कोशिका से बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। मतलब कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर जाएंगे और कौन से पदार्थ कोशिका के बाहर जाएंगे, इस चीज को नियंत्रित करती है। तीसरा कार्य, जंतु कोशिका में जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका विभाजन में भी सहायता करती है। चौथा कार्य, क्योंकि कोशिका झिल्ली लचीली प्रकृति की होती है, तो इस वजह से यह कोशिका को इस योग्य बनाती है कि कोशिका अपने चारों तरफ में जो भी खाद्य पदार्थ यानी फूड पार्टिकल्स मौजूद हैं या अन्य पदार्थ हैं उनको निगल पाए, जैसा कि हमने अमीबा के केस में देखा था, यानी एंडोसाइटोसिस हो पाए। तो अब हम कोशिका के अंदर की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और कोशिका झिल्ली के बाद अब बात करते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की। तो पादप कोशिकाओं में, बैक्टीरियल कोशिकाओं में
फंजाई की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली से भी बाहर की तरफ एक दृढ़ मतलब कठोर परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जो हमारी जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है, जिस वजह से जंतु कोशिका के केस में जो सबसे बाहरी परत है वो कोशिका भित्ति ना होकर कोशिका झिल्ली होती है। अब एक सवाल यह उठता है कि जो हमारी पादप कोशिकाएं हैं, जो हमारी बैक्टीरियल कोशिकाएं हैं और जो हमारी फंजाई की कोशिकाएं हैं, इनमें पाई जाने वाली कोशिका भित्ति क्या वो समान पदार्थों की बनी होती है? तो इसका जवाब है नहीं। असल में जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। उसी तरीके से जो हमारी फंजाई की कोशिकाएं होती हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। और इसी तरीके से जो हमारी बैक्टीरियल कोशिकाएं होती हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो भी एक अलग पदार्थ की बनी होती है, जिसके बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के कार्यों यानी द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल की। तो सबसे पहला कार्य है, क्योंकि कोशिका भित्ति कोशिका की सबसे बाहरी कठोर परत है तो इस वजह से कोशिका भित्ति कोशिका को किसी भी इन्फेक्शन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो कोशिका को डैमेज होने से बचाती है। दूसरा कार्य है, कोशिका का आकार निश्चित करती है, क्योंकि कोशिका भित्ति एक कठोर परत है और इस वजह से कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका का आकार भी निश्चित करती है। तीसरा कार्य है, अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिकाओं के केस में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज तो एक जटिल पदार्थ है। तो इस वजह से पादप कोशिकाओं के केस में जो कोशिका भित्ति है वह पूरे के पूरे पादप शरीर को संरचनात्मक सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। मतलब किसी भी पादप को खड़े रहने में जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट देती है। चौथा कार्य, कोशिका भित्ति पादप कोशिका, बैक्टीरियल कोशिका तथा फंजाई की कोशिका को अल्प पराश्रयदावी विलयन से बचाती है। मतलब जब हम किसी पादप कोशिका, बैक्टीरियल कोशिका या फंजाई की कोशिका को अल्प पराश्रयदावी विलयन में डालते हैं तो कोशिका भित्ति इन कोशिकाओं को फटने से बचाती है। कैसे बचाती है? मान लेते हैं मेरे पास एक पादप कोशिका है और अब हम इस पादप कोशिका को अल्प पराश्रयदावी विलयन में डाल देते हैं। हमें पता है अल्प पराश्रयदावी विलयन वो विलयन है जिसकी सांद्रता कोशिका के अंदर जो कोशिकीय द्रव्य है उसकी तुलना में कम है, या हम कहें अल्प पराश्रयदावी विलयन वह विलयन है जो कोशिकीय द्रव्य की तुलना में पतला होता है, या हम कहें अल्प पराश्रयदावी विलयन वह विलयन है जिसके अंदर जल की मात्रा कोशिका के कोशिकीय द्रव्य से अधिक होती है। तो जब हम किसी पादप कोशिका को अल्प पराश्रयदावी विलयन में डालते हैं तो क्योंकि अल्प पराश्रयदावी विलयन में जो जल के अणु हैं वह कोशिकीय द्रव्य की तुलना में अधिक हैं, तो ये जल के अणु अल्प पराश्रयदावी विलयन से पादप कोशिका में विसरित होंगे। तो जब ये जल के अणु पादप कोशिका में विसरित होंगे तो ये पादप कोशिका फूलेगी। और हम जानते हैं कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी मौजूद होती है जो कि एक कठोर परत है। तो जब पादप कोशिका फूलेगी तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति कोशिका के फूलने के विपरीत दिशा में एक दबाव बनाएगी, जिसकी वजह से यह पादप कोशिका तन जाएगी लेकिन फटने से बच जाएगी। और साथ में यह अंतःपराशर का भी उदाहरण हो गया, क्योंकि जो जल के अणु हैं वह पादप कोशिका के अंदर विसरित हुए हैं और ये विसरण प्लाज्मा झिल्ली के पार तो होगा ही, क्योंकि कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली भी मौजूद है। तो जब जल के अणु अल्प पराश्रयदावी विलयन से पादप कोशिका के अंदर विचलित होंगे तो चयनित पारगम्य झिल्ली के पार तो गति करेंगे ही। और हमें पता है जब भी जल के अणु किसी चयनित पारगम्य झिल्ली के पार गति करते हैं तो इसको परासरण कहते हैं, क्योंकि जल के अणु पादप कोशिका के अंदर विसरित हुए हैं जिसकी वजह से पादप कोशिका फूल रही है। तो इस वजह से ये अंतःपराशर का भी उदाहरण है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि अगर हम पादप कोशिका को अति पराश्रयदावी विलयन के अंदर डालें तो क्या होगा। देखो हमें पता है कि अति पराश्रयदावी विलयन वह विलयन है जिसकी सांद्रता कोशिकीय द्रव्य की तुलना में अधिक होती है। मतलब अति पराश्रयदावी विलयन वह विलयन है जो पादप कोशिका के कोशिकीय द्रव्य की तुलना में गाढ़ा होता है, या हम कहें अति पराश्रयदावी विलयन वह विलयन है जिसमें जल की मात्रा पादप कोशिका में कोशिकीय द्रव्य की तुलना में कम होती है। तो जब हम किसी पादप कोशिका को अति पराश्रयदावी विलयन में डालेंगे तो क्योंकि अति पराश्रयदावी विलयन में जल के अणु पादप कोशिका में कोशिकीय द्रव्य की तुलना में कम होते हैं, तो जल के अणु पादप कोशिका से
अति पराशरदावी विलयन की तरफ विसरित होने लगते हैं और इस वजह से पादप कोशिका सिकुड़ जाएगी। पर क्योंकि पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति भी मौजूद है जो कि एक कठोर परत है, तो क्योंकि कोशिका भित्ति तो सिकुड़ नहीं सकती, तो इस वजह से कोशिका भित्ति के अंदर मौजूद कोशिका झिल्ली सिकुड़ जाती है, वह कोशिका भित्ति से दूर चली जाती है और इस घटना को ही जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं और इस कोशिका को प्रद्रव्यी कोशिका कहते हैं। और यह हमारा बाह्य पराशर का भी उदाहरण हो गया। अब बात करते हैं कोशिकीय द्रव्य के बारे में। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी तरल पदार्थ भरा हुआ है उसे हम कोशिकीय द्रव्य कहते हैं। कोशिकीय द्रव्य में ही केंद्रक तथा कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइसोसोम, ये सभी कोशिकीय द्रव्य में मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक कोशिका का केंद्र नियंत्रक होता है, मतलब कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, कोशिका जो भी कार्य करती है वो सब केंद्रक के नियंत्रण में होता है। उदाहरण के लिए अगर कोई कोशिका विभाजन करती है तो विभाजन का पूरा नियंत्रण केंद्रक के पास होता है। तो केंद्रक को हम कोशिका का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। केंद्रक के चारों तरफ एक द्विपर्तीय झिल्ली होती है। इस द्विपर्तीय झिल्ली को ही हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि केंद्रक झिल्ली में छिद्र क्यों होते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि केंद्रक जो है वो कोशिका की नियंत्रण इकाई है। अब जो केंद्रक है वो कोशिका की क्रियाओं को कुछ पदार्थों के माध्यम से नियंत्रित करता है, यानी वो पदार्थ केंद्रक के अंदर से कोशिकीय द्रव्य में आते हैं और फिर कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो वो जो पदार्थ हैं वो कोशिकीय द्रव्य में आ सकें, इस वजह से जो केंद्रक की द्विपर्तीय झिल्ली होती है उसमें छिद्र होते हैं। केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। अब सवाल उठता है कि यह आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो देखो, आनुवांशिक पदार्थ वो पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचना को लेके जाता है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी लक्षण आपके माता पिता से मिलते हैं, उन लक्षणों को आपके माता पिता से आपके अंदर लाने की जो सूचना है वो इस आनुवांशिक पदार्थ में ही होती है। जब कोई भी कोशिका साधारण चरण में होती है, साधारण चरण का मतलब जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती है, तो उस समय कोशिका के अंदर जो डीएनए है वो क्रोमैटिन पदार्थ की अवस्था में होता है, जो कि हमें उलझे हुए धागे जैसा दिखता है। पर जब यही कोशिका विभाजन के चरण में आती है तो यही डीएनए जो कि क्रोमैटिन की अवस्था में होता है संघनित होकर रॉड के समान संरचना बनाता है। इस रॉड के समान संरचना को ही हम क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहते हैं। अब बात करते हैं केंद्रक के कार्यों की। सबसे पहला कार्य है, क्योंकि केंद्रक कोशिका की नियंत्रण इकाई है तो इस वजह से यह कोशिकीय विभाजन को नियंत्रित करता है। मतलब कोशिकीय विभाजन की पूरी प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक के नियंत्रण में होती है। दूसरा कार्य है, कोशिका की सारी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं वे सभी केंद्रक नियंत्रित करता है। इसके अलावा कोशिका किन किन पदार्थों को बनाएगी, कब बनाएगी, ये सब केंद्रक नियंत्रण करता है। केंद्रक के बाद अब बात करते हैं कोशिकीय द्रव्य में मौजूद कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अंतर्द्रव्यी जालिका नलिकाओं और सीटों का एक बड़ा तंत्र है जो एक परतीय झिल्ली से घिरा होता है, और ये जो झिल्ली है वो कोशिकीय झिल्ली के ही समान होती है। मतलब जिस तरह हमारी कोशिकीय झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, उसी तरह अंतर्द्रव्यी जालिका जिन नलिकाओं और सीटों का जाल है उनकी झिल्ली भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। नंबर 1 खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 2 चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें छोटे छोटे दानेदार कण जुड़े होते हैं। इन छोटे छोटे दानेदार कणों को ही हम राइबोसोम कहते हैं। असल में राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम को हम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर राइबोसोम ही वह जगह है जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। अब क्योंकि जो राइबोसोम है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है, तो जो ये राइबोसोम खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका से जुड़े होते हैं,
इस वजह से हम कह सकते हैं कि खुरदरी अंतर्प्रद्रव्यी जालिका का जो कार्य है वो प्रोटीन निर्माण है, मतलब प्रोटीन बनाना है। वहीं अगर हम चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका की बात करें तो यह दिखने में चिकनी है और साथ ही लिपिड और फैट का निर्माण करती है। अब जो ये खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका हैं, ये आपस में मिलकर जिन प्रोटीन्स और लिपिड्स का निर्माण करते हैं, उन प्रोटीन्स या लिपिड्स में से कुछ प्रोटीन्स या लिपिड्स झिल्ली के बनने में उपयोग होते हैं। इसे हम झिल्ली जीवात जनन या झिल्ली जैव जनन कहते हैं। और कुछ प्रोटीन्स व लिपिड्स हार्मोन्स व एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका के बाद अब बात करते हैं गोल्जी उपकरण के बारे में। गोल्जी उपकरण की खोज इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी ने की और इनके नाम पर ही इसे गोल्जी उपकरण कहते हैं। गोल्जी उपकरण एक झिल्ली युक्त अंग है जो चपटी ढेर की गई पुटिकाओं की एक श्रृंखला से बना होता है, जिसे कुंडिका कहते हैं। मतलब गोल्जी उपकरण में एक दूसरे के समांतर एक ही झिल्ली से घिरी हुई चपटी पुटिकाएं होती हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। और इन चपटी पुटिकाओं को ही कुंडिका यानी सिस्टर्न कहते हैं। अब बात करते हैं गोल्जी उपकरण के कार्यों की। सबसे पहला कार्य है कोशिका के कोशिकीय द्रव्य में जो अंतर्द्रव्यी जालिका है वो जिन लिपिड्स और प्रोटीन्स का निर्माण करती है, उन लिपिड्स और प्रोटीन्स को पुटिकाओं यानी वेसाइकल्स में पैक करना और लक्ष्य स्थान की ओर भेजने का कार्य गोल्जी उपकरण करता है। फिर चाहे वो लक्ष्य स्थान कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर हो। उदाहरण के लिए कोशिका के केंद्रक के अंदर हमें किसी प्रोटीन की आवश्यकता है और हम यह जानते हैं कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो तो कोशिकीय द्रव्य के खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में होता है। तो अब उस प्रोटीन को हमें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका से केंद्रक के अंदर पहुंचाना है। तो उस केस में खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका जो प्रोटीन बनाएगा उसको पैक करके केंद्रक के अंदर भेजने का कार्य गोल्जी उपकरण करेगा। क्योंकि अंतर्द्रव्यी जालिका और गोल्जी उपकरण के जो कार्य हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका जिन प्रोटीन्स और लिपिड्स का निर्माण करता है, गोल्जी उपकरण उन प्रोटीन्स या लिपिड्स को पैक करता है। तो फिर इस वजह से हम कह सकते हैं कि गोल्जी उपकरण अंतर्द्रव्यी जालिका के पास में ही देखने को मिलता है। दूसरा कार्य पदार्थों को पैक करने के अलावा कई बार गोल्जी उपकरण पदार्थों को रूपांतरित भी करता है, यानी साधारण शुगर को कई बार यह जटिल शुगर में परिवर्तित करता है। या फिर अंतर्द्रव्यी जालिका जिन प्रोटीन्स का निर्माण करती है जो कि गैर कार्यात्मक होती हैं, यानी जो किसी काम की नहीं होती हैं, उन प्रोटीन्स को यह रूपांतरित करके कार्यात्मक प्रोटीन में बदलता है और फिर वही प्रोटीन हमारी हार्मोन्स और एंजाइम्स की तरह कार्य करती हैं। तीसरा कार्य लाइसोसोम बनाने में। लाइसोसोम बनाने में इसका क्या रोल होता है, इसको हम आगे समझते हैं। और अब बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम झिल्ली युक्त पुटिकाएं होती हैं जिनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। देखो, कोशिका के कोशिकीय पदार्थ में जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है वो प्रोटीन्स का निर्माण करती है और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका जिन प्रोटीन्स का निर्माण करती है उन प्रोटीन्स में से कुछ प्रोटीन्स तो झिल्ली के बनने में उपयोग होते हैं, जबकि कुछ प्रोटीन्स जो है वो हार्मोन्स और एंजाइम्स का कार्य करती हैं। अब असल में लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम बने हैं, ये पाचक एंजाइम वही प्रोटीन्स हैं जिनका निर्माण खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका ने किया और फिर गोल्जी उपकरण ने इनको रूपांतरित करके एंजाइम्स में परिवर्तित किया और इनको पुटिकाओं में पैक कर दिया और इस तरह से लाइसोसोम का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं लाइसोसोम के कार्यों की। तो सबसे पहला कार्य है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम भरे होते हैं तो इस वजह से यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। मतलब कोशिका के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को पचाकर कोशिका को साफ रखने का कार्य जो है वो लाइसोसोम करता है। दूसरा कार्य, अगर कोशिका के अंदर कोई भी बाह्य पदार्थ अंदर आता है, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर चाहे वो खाद्य पदार्थ यानी फूड पार्टिकल हो, तो उस बाह्य पदार्थ का भी पाचन करने का कार्य जो है वो लाइसोसोम करता है। असल में ये उस बाह्य पदार्थ को जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं।
तीसरा कार्य, अगर किसी भी वजह से कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई है या कोशिका की चयापचय गतिविधि बिगड़ गई है या फिर संभावना है कि यह कोशिका अब कैंसर कोशिका में बदल सकती है, तो फिर कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम है ये खुद फट सकते हैं और खुद ही वो कोशिका को पचा सकते हैं। और इस तरह से लाइसोसोम को हम कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब बात करते हैं रसदानियां यानी वैक्यूल्स की। रसदानियां एकल झिल्ली से घिरी थैलियां होती हैं। जो हमारी जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें जो रसदानियां होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं के केस में हमें बड़ी केंद्रीय रसदानी देखने को मिलती है, जो कि पादप कोशिका का 50 से 90% आयतन घेरती है। और पादप कोशिका में यह जो केंद्रीय रसदानी है उसमें कोशिकीय द्रव्य भरा रहता है। कोशिकीय द्रव्य में अधिकतम मात्रा में तो जल ही होता है और इसके साथ ही उसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो पादप कोशिका के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि शुगर, प्रोटीन और अमीनो एसिड्स। और इसके साथ में ही कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो पादप कोशिका में केंद्रीय रसदानी को दृढ़ता प्रदान करते हैं। देखो, हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि जब हम किसी पादप कोशिका को अति पराशरदाबी विलयन या अल्प पराशरदाबी विलयन में डाल रहे थे, तो जब हम पादप कोशिका को अति पराशरदाबी विलयन में डाल रहे थे तो असल में पादप कोशिका से जल निकलता था और अति पराशरदाबी विलयन में आता था। और जब हम पादप कोशिका को अल्प पराशरदाबी विलयन में डाल रहे थे तो फिर अल्प पराशरदाबी विलयन से जल निकलकर पादप कोशिका में जाता था। तो असल में ये जो जल पादप कोशिका से निकल रहा है और ये जो जल पादप कोशिका के अंदर जा रहा है, ये पादप कोशिका के केंद्रीय रसधानी में ही जा रहा है और केंद्रीय रसधानी से ही निकल रहा है। और ऐसे ही जो एक कोशिकीय जीव अमीबा है उसमें हमें खाद्य रसधानी देखने को मिलती है, जिसमें अमीबा अपने खाद्य पदार्थ को एकत्रित करता है। और इसी तरह जो एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम है उसके अंदर हमें संकुचनशील रसधानी देखने को मिलती है, जो पैरामीशियम की कोशिका के अंदर परासरण संतुलन में सहायता करता है। मतलब पैरामीशियम की कोशिका के अंदर अगर जल की मात्रा ज्यादा हो चुकी है तो उस अधिक जल को पैरामीशियम की कोशिका से बाहर निकाल देता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। देखो, बिजली घर वो जगह होती है जहाँ पर एनर्जी का निर्माण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका के अंदर वो जगह है जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। और इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण एटीपी मॉलिक्यूल यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु के रूप में होता है। और ये जो एटीपी अणु हैं इन्हें हम कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एटीपी अणु होते हैं इनके अंदर ऊर्जा एकत्रित होती है। और अगर हमारी कोशिका को कहीं पे भी ऊर्जा की आवश्यकता है तो वो इन एटीपी अणु को ही उपयोग करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दोहरी झिल्ली बनी होती है और यह जो दोहरी झिल्ली है उसमें जो हमारी बाहरी झिल्ली होती है उसमें हमें छिद्र देखने को मिलते हैं और जो हमारी आंतरिक झिल्ली है उसमें हमें फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है उसमें हमें फोल्ड्स क्यों देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी निर्माण के लिए जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होती हैं। और इस वजह से यह चाहिए होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का सतह क्षेत्रफल है वह ज्यादा हो और इस वजह से ही हमें माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, यानी आंतरिक झिल्ली हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ स्थान होता है उसके अंदर जेल के समान पदार्थ भरा होता है। इसको हम आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं और इस मैट्रिक्स में ही माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम मौजूद होते हैं। अब सवाल उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो राइबोसोम है और जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका से जुड़े हुए राइबोसोम है, क्या वो समान प्रकार के होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। असल में खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका से जो राइबोसोम जुड़े होते हैं वो
80S टाइप के होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब राइबोसोम वो साइट है जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये जो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रियाएं होंगी उनमें जो प्रोटीन्स चाहिए पड़ेगी उन प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं लवक यानी प्लास्टिड्स की। तो देखो, लवक वो कोशिकांग हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। जंतु कोशिका में हमें लवक देखने को नहीं मिलते हैं। लवक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बर्डी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं अवर्डी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। बर्डी लवक तो नाम से ही क्लियर हो जाता है, बर्डी यानी रंग, यानी वो लवक जिनके अंदर हमें बर्डक देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये रंगीन होते हैं। और दूसरे वो लवक जिनमें हमें बर्डक देखने को नहीं मिलते हैं और इस वजह से ये रंगहीन होते हैं या श्वेत होते हैं, इन्हें हम अवर्डी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अब जो हमारे बर्डी लवक हैं जिनके अंदर हमें क्लोरोफिल बर्डक देखने को मिलता है, उन्हें हम हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो हरित लवक है यह पादप कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और ये जो हरित लवक होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल बर्डक के साथ साथ और भी बर्डक होते हैं जो कि येलो व ऑरेंज कलर के होते हैं। और दूसरी तरफ ये जो अवर्डी लवक होते हैं ये एकत्रित करने का कार्य करते हैं, यानी ऑयल्स को, स्टार्च को और इसके साथ ही कुछ प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करने का कार्य करते हैं। जैसे ये जो हम मूंगफली देखते हैं या जो हम बादाम खाते हैं जिनके अंदर ऑयल मौजूद होता है, तो असल में ये जो ऑयल है वो मूंगफली या बादाम की सेल के अंदर जो अवर्डी लवक होते हैं उन अवर्डी लवक में एकत्रित होता है। अब अगर हम हरित लवक की संरचना की बात करें तो हरित लवक चारों तरफ से दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, ठीक वैसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ स्थान है उसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। हरित लवक के स्ट्रोमा में भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह खुद का डीएनए मौजूद होता है और साथ में राइबोसोम भी मौजूद होते हैं और ये राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। यहाँ पर हमारा जो कोशिका के कोशिकांग का जो टॉपिक है वह खत्म होता है। और अब बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। देखो, हम जानते हैं हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव मौजूद होते हैं उन सारे के सारे जीवित जीवों का जो शरीर है वो कोशिका का बना होता है। कुछ जीवित जीव ऐसे होते हैं जिनका पूरा का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, इनको हम एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम। वहीं दूसरी तरफ कुछ जीवित जीव ऐसे होते हैं जिनका पूरा का पूरा शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं का बना होता है, इन्हें हम बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि पौधे, जैसे कि जानवर। तो अब सवाल यह उठता है कि इन सभी जीवित जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं क्या वो कोशिकाएं समान होती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। असल में इन जीवित जीवों के शरीर में जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जो बैक्टीरिया है उसका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है और वो जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। वहीं अगर हम अमीबा और पैरामीशियम की बात करें तो इनका भी पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है और वो जो कोशिका है वो यूकैरियोटिक कोशिका है। उसी तरीके से अगर हम पौधों और जानवरों की बात करें तो इनका जो शरीर है वो कई सारी कोशिकाओं का बना होता है और ये जो सारी की सारी कोशिकाएं होती हैं ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या अंतर है। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रो का मतलब होता है पूर्व और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, मतलब जिनमें पुराने टाइप का केंद्रक होता है, मतलब केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और इस वजह से इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए वो सीधा सीधा कोशिकीय द्रव्य में पड़ा होता है। और वहीं अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में यू का मतलब होता है विकसित और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, मतलब जिनमें विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, यानी इनके केंद्रक में
केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, जिस वजह से इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए वो क्रोमैटिन की अवस्था में केंद्रक झिल्ली के अंदर होता है। सीधी भाषा में कहें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका है जिसके अंदर अच्छी तरह से परिभाषित केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका है जिसके अंदर अच्छी तरह से परिभाषित केंद्रक होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में काफी छोटी होती है, लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर के बराबर, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में साइज में बड़ी होती है, लगभग 5 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर। अब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, मतलब अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, रसदानी, यानी वो सारे के सारे कोशिकांग जो एकल झिल्ली या दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। तो ये सारे के सारे कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारे के सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अब अगर हम राइबोसोम की बात करें तो हमें पता है राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है, तो इस वजह से ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं और वो राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी राइबोसोम मौजूद होते हैं जो कि हमारी खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका से जुड़े होते हैं, पर वो 80S टाइप के होते हैं। इसके अलावा हमारी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो क्लोरोप्लास्ट हैं, उनके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम भी मौजूद होते हैं। ये चीज हम देख चुके हैं। अब क्योंकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, तो इस वजह से यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमें खाने देखने को मिलते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, तो उसके अंदर हमें खाने देखने को नहीं मिलते हैं। देखो, जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है जब वो अपने साधारण चरण में होती है, मतलब विभाजन नहीं कर रही होती है, उस समय उसका जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए वो केंद्र के अंदर क्रोमैटिन पदार्थ की अवस्था में होता है, जो कि उलझे हुए धागे की तरह दिखता है। और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका जब विभाजन की अवस्था में आती है, मतलब कोशिकीय विभाजन शुरू होता है, उस समय कोशिका के केंद्र के अंदर यह जो क्रोमैटिन पदार्थ है यह संकुचित होता है और संकुचित होकर रॉड के समान संरचना का निर्माण करता है, जिन्हें हम गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इनके पास तो पुराने टाइप का केंद्रक होता है, मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो सीधा सीधा कोशिकीय द्रव्य में पड़ा होता है, यानी कोई क्रोमैटिन पदार्थ नहीं होता। और जब क्रोमैटिन पदार्थ नहीं होता तो उसके संकुचन से क्रोमोसोम कहाँ से बनेंगे? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के केस में यह जो कोशिकीय द्रव्य में पड़ा खुला डीएनए है, इसके लिए ही हम एकल गुणसूत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमें एकल गुणसूत्र देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में हमें बहुत से गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, वो भी केंद्रक के अंदर देखने को मिलते हैं जब कोशिका विभाजन की अवस्था में होती है तब। अब बात करते हैं कोशिकीय विभाजन की। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल उठता है कि कोशिकीय विभाजन आवश्यक ही क्यों होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है, वृद्धि के लिए, पुरानी मृत व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के प्रतिस्थापन के लिए, नई कोशिकाओं का निर्माण व प्रजनन के लिए, युग्मकों का निर्माण करने के लिए कोशिकीय विभाजन आवश्यक होता है। देखो, जो हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं यह अपने जीवन की शुरुआत एक कोशिका से करते हैं और पूरे जीवन एक ही कोशिका में अपने जीवन की सारी क्रियाओं को करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं यह भी अपने जीवन की शुरुआत एक ही कोशिका से करते हैं और फिर वो कोशिका विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाती है और फिर वो नई कोशिकाएं विभाजन करती हैं और नई कोशिकाएं बनाती हैं और इस तरह बहुकोशिकीय जीव वृद्धि करते हैं। तो सीधा साफ होता है कि बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि के लिए कोशिकीय विभाजन आवश्यक होता है। इसके अलावा बहुकोशिकीय जीवों में अगर कुछ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं या मर गई हैं तो उन कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए नई कोशिकाएं चाहिए होती हैं और ये जो नई कोशिकाएं हैं वो कोशिकीय विभाजन से ही आती हैं। और अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन के लिए जननांग होते हैं। इन जननांगों में युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे
मानव के केस में जो नर युग्मक है वो शुक्राणु यानी स्पर्म है और जो मादा युग्मक है वो अंडाणु यानी ओवम है। तो इन युग्मकों के निर्माण के लिए भी कोशिकीय विभाजन आवश्यक होता है। असल में जननांगों के अंदर कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं विभाजन करके ही युग्मक का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं कोशिकीय विभाजन के प्रकार की। तो कोशिकीय विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। अब अगर हम समसूत्री विभाजन की बात करें तो समसूत्री विभाजन कोशिकीय विभाजन की वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका वृद्धि के लिए मृत व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के प्रतिस्थापन के लिए विभाजन करती है। यानी बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि के लिए जो विभाजन होता है या फिर अगर कुछ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो उन कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में हमारी मात्र कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है जिन्हें हम संतति कोशिकाएं कहते हैं। और यह जो संतति कोशिकाएं हैं वह एक दूसरे के पूरी तरह से समान होती हैं, एक दूसरे की कॉपी होती हैं। यह हम आगे देखेंगे। और साथ ही इन संतति कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र की संख्या है वह मात्र कोशिका के केंद्रक के अंदर गुणसूत्र की संख्या के बराबर होती है और इस वजह से इसे हम समविभाजन भी कहते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक कोशिका है जिसके केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 4 है। तो अब जब यह कोशिका समसूत्री विभाजन करेगी तो इससे जो दो नई कोशिकाएं बनेंगी जिन्हें हम संतति कोशिकाएं कहते हैं, इन नई कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 4 ही होगी। और साथ ही आप यह भी देख सकते हो कि यह दोनों कोशिकाएं एक दूसरे के पूरी तरीके से समान हैं। वहीं अब अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन कोशिकीय विभाजन की वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ विशेष कोशिकाएं जिन्हें हम जनन कोशिकाएं कहते हैं युग्मक के निर्माण के लिए विभाजन करती हैं। अच्छा, ये जो जनन कोशिकाएं होती हैं यह हमें बहुकोशिकीय जीवों के जननांगों में देखने को मिलती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में लगातार दो विभाजन होते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन में जो कोशिका है वो एक के बाद एक दो विभाजन से गुजरती है और इसे हम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहते हैं। जब कोई कोशिका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से गुजरती है तो उस कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनती हैं और जब वह दो नई कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड से गुजरती हैं तो उनसे 4 कोशिकाएं बनती हैं। यानी कुल मिलाकर अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनती हैं और साथ ही यह चारों की चारों कोशिकाएं एक दूसरे के समान नहीं होती हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। इन चारों कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह मात्र कोशिका से आधी होती है और इस वजह से अर्धसूत्री विभाजन को हम विषम विभाजन कहते हैं। और इसके साथ ही हमारा यह चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब मिलेंगे आगे किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। धन्यवाद।